तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी सीएमए इंटरमीडिएट के बारे में कि उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या कंटेंट पढ़ना है। अब देखिए लास्ट हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। ऑनलाइन में गुड आफ्टरनून सभी को। ऑडियो वीडियो पहुंच पा रही है क्या, एक बार बताइए। ऑडियो क्लियर नहीं है। बाकी लोग भी एक बार बताइए, ऑडियो आपको क्लियरली आ रही है कि नहीं। आई थिंक क्लियर ही आनी चाहिए ऑडियो तो। बाकी एक बार बाकी लोग भी कंफर्म करिए। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, सबसे पहले तो टैक्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखी थी हमने। उसमें हमने देखा था कि टैक्स इज ए कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ और स्टेट्यूट। मतलब टैक्स वो पैसा है जो आपसे कंपलसरीली लिया जाएगा और अंडर एनी लॉ लिया जाएगा। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था नेक्स्ट, कि सर ये अंडर एनी लॉ क्यों लिखा है। अंडर एनी लॉ क्यों लिखा है, इसका रीजन हमने देखा था कौन से आर्टिकल को पढ़ के, आर्टिकल 265, जिसमें लिखा हुआ था नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब यहां लिखा था कि लॉ की इजाजत के बिना ना तो कोई टैक्स लगाया जाएगा और ना ही कलेक्ट किया जाएगा। ये आर्टिकल 265 बोलता था, ये भी हमने पढ़ा था। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं पढ़ी तो बहुत बड़ा कंटेंट नहीं हुआ है, वो बस ये छोटी मोटी एक दो चीजें देख ले, ज्यादा कुछ भी नहीं है उसमें। आप ये मान ले कि वो बैच और आज जो पढ़ रहे हैं वो एक ही चीज है। अच्छा, लेकिन एक बात मैं बता दूं, जैसा कि आपको पता है, अभी आप देख पा रहे वैसे ही रूम में हमारे पास बहुत जगह नहीं है। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो बाद में आने वाला है और इसी बैच में रहना है, उसका नाम दे देना। अब इसमें कोई न्यू एडमिशन नहीं लिए जा रहे इस बैच में, जो ऑलरेडी फुल है। और इसमें जितने बच्चे हैं वो भी सारे इसमें नहीं आ पाएंगे, तो इससे भी कई बच्चे दूसरे बैच में शिफ्ट किए जाएंगे। तो अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो नहीं आ रहा है, तो उसको क्लास में आना ही पड़ेगा एक्चुअल, तभी वो इस बैच में रहेगा। अदरवाइज कोई बात नहीं, वो दूसरे बैच में रहेगा। मतलब अभी से ही एक दो तीन दिन बाद से ही दो बैच होने, तो उसको दूसरे बैच में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आप देख लेना, अपना नाम ऊपर दे देना ताकि अकॉर्डिंगली रहे, क्योंकि लास्ट बैच में भी ऐसे हुआ था, फिर बच्चे आते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, वो मेरे साथ रख दो। तो किसी और को हटा के उसको नहीं रखा जा सकता। कोई फिक्स हो गया है कि सीट उस बैच में फिक्स्ड है, तो फिर उसको उसी में रखा जाए। तो आप पहले ही आज जाकर के नाम बता देना, वो बोलना बात कर ले कि मैं इसी में आऊँगा और आना पड़ेगा, क्योंकि जो आ रहा है पहला उसका राइट बनता है कि उसको दिया जाए। आपको पता है कि इसमें कितने आ सकते हैं, कितने लोग आ सकते हैं। अभी मैं बता दूं स्पेसिफिकली कि इस बैच के अंदर टोटल 110 बच्चे हैं। 110 बच्चे में एक ही बैच में नहीं बिठा सकते, तो इसीलिए इस बैच में से हटाना पड़ेगा और कुछ लोग कम करने पड़ेंगे, एक बैच में इतने नहीं। तो इसीलिए इस बैच में से कम किए जा रहे हैं, और इस रूम में जितने भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं बस उतने ही रखें। बाकी ऑनलाइन जो है वो अलग है। चलिए वापस आते हैं। आर्टिकल 265 की बात हमने कर ली, इसमें लिखा हुआ है नो टैक्स शैल बी लीवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था कि लॉ कौन बनाएगा, ये हम पढ़ रहे थे। तो लॉ कौन बनाएगा, गवर्नमेंट। कौन सा आर्टिकल पढ़ा था हमने, इसको अभी हमको थोड़ा सा और पढ़ना है अब आगे। हमने पढ़ा था कि लॉ तो सर गवर्नमेंट बनाएगी ना। बोले गवर्नमेंट में भी कौन सी गवर्नमेंट, इसको क्लेरिफाई करने के लिए क्या बनाया गया, आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 के अंदर तीन लिस्ट डाली गई, जो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ी थी। अगर आपने नोट कर रखा है तो ठीक है, किसी का नहीं है तो कर लेना, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा कंसेप्ट है। वो तीन लिस्ट क्या थी देखो। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट। सेकंड लिस्ट जो डाली गई उसका नाम है स्टेट लिस्ट। और थर्ड लिस्ट का कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये तीन लिस्ट क्यों बनाई गई, इसमें जो यूनियन लिस्ट है
ये क्यों बनाई गई, किसे पावर देने के लिए, पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये स्टेट लिस्ट क्यों बनाई गई, स्टेट गवर्नमेंट को पावर देने के लिए, पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। और ये थर्ड वाली लिस्ट बोथ, मिक्स्ड पावर, मिक्स्ड पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो ये क्यों बनाना पड़ा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे इंडिया के अंदर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। अब उन लोगों को अगर क्लियरिफाई नहीं किया जाता कि भाई ये राइट तुम्हारा, ये राइट तुम्हारा, तो आपस में लड़ते, तो गवर्नमेंट्स में आपस में लड़ाई ना हो इसलिए 3 लिस्ट बना दी गई। जिस जिस चीज का नाम इस वाली लिस्ट में है उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। जिसका नाम इस वाली लिस्ट में आ गया उससे रिलेटेड लॉ स्टेट गवर्नमेंट, और जिसका नाम इसमें आ गया वो दोनों मिल बैठ करके लॉ बनाएंगे। अब सवाल ये आता है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जैसे इनकम टैक्स, सर इसकी पावर कहाँ है ना, एक तो ये पढ़ेंगे अपन, एक अपन जीएसटी नामक चीज पढ़ने वाले अपने सिलेबस में, इसकी पावर कहाँ है, और एक कस्टम ड्यूटी पढ़ने वाले। ये 3 चीजें हैं जिसकी पावर के बारे में हमें डिस्कस करना है। सबसे पहली बात करते हैं सर, जो इनकम टैक्स नामक टैक्स लगता है इंडिया के अंदर, इसकी पावर कौन सी लिस्ट में होगी, यूनियन में, स्टेट में, या कॉन्करेंट में, यूनियन लिस्ट में। अब यूनियन लिस्ट में क्या एक ही चीज की पावर है क्या, बहुत सारी है। तो यूनियन लिस्ट में क्या ऐसे चालू करा, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, ऐसे बहुत सारी एंट्रीज करी। तो इनकम टैक्स का नंबर कौन सी एंट्री में आया ये भी जानना चाहिए। तो जब हम यूनियन लिस्ट को पढ़ते पढ़ते एंट्री नंबर 82 पर जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। मतलब भी देखेंगे अभी क्या है इसका मतलब, सिंपल शब्दों में होता है इनकम टैक्स। मतलब ये हुआ कि सर अगर मुझे इनकम टैक्स को देखना हो सिर्फ कि इनकम टैक्स की पावर कहां पर है, तो इसकी पावर मुझे कहां मिलेगी। देखिए अगर हम इस लिस्ट में जाए, इस लिस्ट में जाकर के एंट्री नंबर 82, ये एमसीक्यू बन सकता है यहां से। एंट्री नंबर 82 में क्या लिखा हुआ है, एंट्री नंबर 82 में लिखा टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। इसका मतलब होता है इनकम टैक्स। बोले सर एंट्री नंबर 82 सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने से रिलेटेड, इनकम टैक्स लगाने से रिलेटेड लॉ बनाने की पावर दे रही है। मतलब एंट्री नंबर 82 क्या बोल रही है कि तुम इनकम टैक्स से रिलेटेड लॉ बना सकते हो, लेकिन अदर देन एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये हुआ कि सर एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को, कल को सेंट्रल गवर्नमेंट के मन में आए कि हम तो है ना टैक्स लगाएंगे एग्रीकल्चर इनकम पे भी, लगा ही नहीं सकते। हाँ एक कंडीशन है जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दे, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना आसान नहीं होता, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है। अब ये अदर देन एग्रीकल्चर इनकम लिखा तो क्या सर दुनिया में कोई सी भी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा ही नहीं सकती क्या, सवाल आंसर इज नो, ऐसा नहीं। अगर हम स्टेट लिस्ट में जाए और स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 46 जाकर के पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर। इसका मतलब यह हुआ कि सर एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की जो पावर है, पावर सिर्फ पावर है ना, करना ना करना अगले की उसके मन के ऊपर है, लेकिन पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट बोले हम तो नहीं लगा रहे भाई, मतलब पावर तो है ना तुम्हारे पास कि तुम ये कर सकते हो, करो ना करो तुम्हारी इच्छा है। तो
ये एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स की पावर दे रही है, एंट्री नंबर 46 एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की पावर दे रही है। अब यूनियन लिस्ट में एक और चीज आती है, इसकी 82 की जस्ट अगली एंट्री पढ़ते हैं ना, एंट्री नंबर 83। अगर हम एंट्री नंबर 83 पढ़े तो यहां पर लिखा है टैक्सेस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसका नाम क्या है? कस्टम ड्यूटी। तो इसका मतलब जो कस्टम ड्यूटी लगती है ना, जो हमारे सिलेबस में भी हमको पढ़नी भी है, तो कस्टम ड्यूटी लगाने की पावर एंट्री नंबर 83 में। तो 82 में इनकम टैक्स, 83 में कस्टम ड्यूटी की पावर। बट हमारे सिलेबस का इनकम टैक्स का पता चल गया, कस्टम ड्यूटी का पता चल गया, लेकिन ये जीएसटी किस में होगा? यूनियन में, स्टेट में, या कॉन्करेंट में? कोई बोल रहा है यूनियन, कोई बोल रहा है कॉन्करेंट। सिर्फ यूनियन ही क्यों बोल रहे हो? सिर्फ यूनियन क्यों या सिर्फ कॉन्करेंट क्यों? सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, ऐसा कुछ देखा है। ठीक है, आप अपन एक काम करते हैं, ऐसे कोई भी बिल देखते हैं एक बार। आपने कोई भी लाइफ में ऐसे बिल देखा हो, उसको देखते हैं, उससे हमको पता चलेगा। जैसे जीएसटी कुछ भी आप खरीदते हैं, जीएसटी का कोई भी इनवॉइस अगर अपन देखेंगे, ऐसे रैंडमली हमने कोई इनवॉइस ओपन कर लिया, तो यहां पर देखते हैं लगा हुआ है क्या। यहां पर देखो एक टैक्स लगा हुआ है आईजीएसटी, ऐसा देखा है आपने? आप अमेजोन से अगर कोई चीज मंगाते हैं ना, तो ज्यादातर अमेजोन की चीजों में आईजीएसटी लगा हुआ रहता है। आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी इसका मतलब और देखेंगे डिटेल में, एक और इनवॉइस खोलते हैं फिर देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ टैक्स लिख दिया, नाम नहीं लिख। जैसे चलो अपन प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बुक माई शॉप पे जाऊं, कोई मूवी की टिकट बुक करने, मूवी टिकट बुक करी तुमने बुक माई शो से। जैसे मान लीजिए हम बुक माई शो पर जाकर के कोई मूवी टिकट बुक करते हैं, अब ये नई मूवी रिलीज हो गई क्या? तू मेरा मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी, रिवीजन हो रहा है मतलब। एनाकोंडा भी आ गई है, धुरंधर बड़ी चल रही है, चलो धुरंधर की बुकिंग कर लेते हैं। तुम्हारे में से 18 साल से ऊपर का कौन कौन है? सब है क्या? कुछ कम के भी है। ये 18 से ऊपर की है, ए मतलब हो गया एडल्ट, 18 से ऊपर। अभी कोई सा भी शो बुक कर लेते हैं हम। कौन सी सीट? अभी तो कोई सी भी रैंडमली कर, ऊपर वाली मिल ही नहीं रही, कहाँ से करें? बुक हो चुकी है। ईमेल आईडी बताओ किसी की, कोई भी बता दो, तुम्हारी बताओ। अरे बुक नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। और किसी की बता दो, कोई भी बता दो फटाफट से। हाँ बताओ। आदि, आदि में एक बार ए है या दो बार ए है? बस इतनी है ना? @gmail। मोबाइल नंबर क्या है बताओ?
बताओ, ओटीपी आएगा उसमें तभी तो आगे प्रोसेस। किसी का ही बता दो, कौन से बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो जो कॉल आएंगे पीछे से। हाँ, बताओ फटाफट से। चलो पूछ, कुछ पूछा ही नहीं, बस ये तो डालना ही था। अब देखो यहाँ पर तुम ऐसे बुकिंग करते हो तो 800 रुपए का तो टिकट, कन्वीनियंस फीस ली जाती है 129 रुपये। अच्छा, जो जीएसटी लगता है, पहली बात, वो इस 800 पे लगेगा या 129 पे लगेगा? देखो इसको डिटेल में देखते हैं। देखो यहाँ पर देखा अपन, यहाँ पर अब तुम ध्यान से देखो, बेस अमाउंट 110 और फिर लग रखा है आईजीएसटी। ये आईजीएसटी क्यों लग गया सर? अभी ध्यान से देखो अपनी लोकेशन क्या ले रहा है ये। हाँ, ये तो जयपुर है, जहां से हम बुक कर रहे हैं उसकी लोकेशन। ये क्या लोकेशन डिटेक्ट करता है? ये तो हो गई अपनी बुकिंग की लोकेशन, जहां के लिए हम बुक कर रहे हैं। हम कहाँ से बुक कर रहे हैं, ये यहां से बुक कर रहे हैं। अभी ये बुक माई शो का ऑफिस कहाँ है? अगर तुम बुक माई शो का ऑफिस देखोगे तो जयपुर में नहीं होगा, मतलब बाहर होगा। मतलब बुकिंग उसके थ्रू कर रहे हो। ये जो आप फीस दे रहे हो ना, ये किसको दे रहे हो? बुक माई शो वालों को। मतलब क्या, इसको समझो। ये आईजीएसटी क्यों लग रहा है? क्योंकि हम बैठे हैं राजस्थान में और दूसरा बैठा है राजस्थान के बाहर। जब दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन होता है ना, मतलब बायर सेलर दोनों अलग अलग स्टेट में हो, तो जो टैक्स लगता है वो होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको आईजीएसटी बोला जाता है। और वहीं अगर तुम कोई दूसरी चीज अब खरीदोगे, जैसे ब्लिंकिट से कुछ भी ऑर्डर करो, तो तुम्हारा क्या लिख के आएगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। अभी डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर कर दे अगर अपन, तो उस पर भी क्या लग के आएगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। क्योंकि उसमें क्या है, बायर सेलर दोनों कहाँ है? सेम स्टेट। तो पहली बात तो ये क्लियर करो कि जो जीएसटी लगते हैं ना, वो अलग अलग टाइप के लगते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी भी दिखता है और आईजीएसटी भी दिखता है। अभी आपका कहना है कि ये कौन सी लिस्ट के अंदर है? यूनियन में, स्टेट में, या कॉन्करेंट में? किस में होना चाहिए बताओ? कॉन्करेंट में। अभी यूनियन क्यों हटा दिया? बोले सर इसमें सीजीएसटी का मतलब तो होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सर स्टेट गवर्नमेंट भी आती है इसमें, इसलिए हमने क्या बोला? कॉन्करेंट लिस्ट में। अब आपको एक बहुत ही मजे की बात बताता हूं, तीनों में ही नहीं है, ना यूनियन में, ना स्टेट में, ना कॉन्करेंट में। बट सर फिर सवाल ये आया कि अगर किसी चीज की पावर तीनों ही लिस्ट में नहीं है, तो वो लॉ कैसे बन गया? आज हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जीएसटी लगता है, पावर तो होनी चाहिए। एक्चुअल में ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये कब बना? कब बन गया था बताओ? एग्जैक्ट याद नहीं हो तो चलो तुम तो ये मान लो 1948 में जो है वो, जो अपन 26 जनवरी मनाते ना, जो आने वाली है, वो उसी वजह से मनाते हैं संविधान। ठीक है, उससे ही पहले से बन गया होगा। अब सवाल ये कि सर जब ये बन रहा था, उस समय क्या जीएसटी नामक टैक्स दुनिया में था क्या? था ही नहीं। जब जीएसटी नामक टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए इसकी पावर तीनों लिस्ट में कहीं। लेकिन अब गवर्नमेंट को तो जीएसटी लगाना है ना। अब गवर्नमेंट बैठी जीएसटी लगाने, मोदी जी बोले चलो जीएसटी लगाते हैं, लगाते हैं। बोले चलो कौन से लिस्ट में पावर है ढूंढी, बोले सर किसी में नहीं है। किसी में नहीं है तो अब तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करना। तो फिर क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड किया। कैसे किया गया, अब इसकी बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, कि जीएसटी की पावर कहां पर है? वेयर इज द पावर ऑफ जीएसटी, ये क्वेश्चन है। अभी अपन नोट भी कर लेंगे इसको। वेयर इज द पावर ऑफ जीएसटी? तो तीनों ही लिस्ट में नहीं है। तो अब इसके लिए क्या किया गया, पहले इस बात को समझे। अब जब तीनों ही लिस्ट में नहीं था, लेकिन पावर देनी पड़ती है, ठीक है, पहले पावर देंगे फिर लॉ बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर दी जाएगी, फिर लॉ बनाया जाएगा पार्लियामेंट से, फिर जाके वो टैक्स लगाया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा,
एक बिल लेकर के आई 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। बिल का मतलब क्या है कि ये अभी प्रस्ताव है, ये फाइनल नहीं है। तो ये 122 क्यों लगा दिया सर इसके साथ? 122 इसलिए लगा दिया क्योंकि इससे पहले 121 बार बिल आ चुके थे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के। इसका नंबर 122वां था। मान लो आप कहीं गए, लाइन में लगे, आप 122वें नंबर पे लगे हो। तो इसी तरीके से ये जो अमेंडमेंट था ये 122वें नंबर का था, और ये बिल इसलिए बोला गया क्योंकि ये प्रस्ताव था, फाइनल नहीं हुआ। अब ये बिल लाया गया, फिर इसके लिए प्रोसेस चली पूरी, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, अमेंड करना है। थोड़े टाइम बाद ये अमेंड करके बना 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बोले सर बिल का नंबर 122, एक्ट का नंबर 101, ऐसा क्यों? भाई 122 बार प्रस्ताव आए तो क्या जरूरी 122 के 122 पास हो गए होंगे? नहीं हुए होंगे। तो लाइन में लगा ये 122 नंबर। कई बार होता ना, अपन लाइन में लगे, फिर पास में दूसरी लाइन और चालू हो गई, तो अपने आगे वाले लोग उधर चले गए। तो मैं लगा तो 122वें नंबर पे था, लेकिन मेरा नंबर 101 पे आ। तो 122वें नंबर पर ये बिल आया, बट ये अप्रूवल में इसका नंबर 101 वही था, तो इसलिए इसको बोला गया 101 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बाद में क्या हुआ, इसमें 2 आर्टिकल डाले गए, 246 ए सब आर्टिकल 1 और 246 ए सब आर्टिकल। अब इसमें क्या हुआ, जो 246 A1 है ना, ये कॉन्करेंट पावर देता है टू लेवी जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? इंट्रा और इंटर का मतलब समझते हो क्या? वो इंटर नहीं जो तुम आ गए हो, इंटर मतलब 2 स्टेट्स के बीच में जब कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसको इंटर स्टेट बोलते हैं, और एक स्टेट के अंदर अंदर ही हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। अब देखो एक बात को समझो, जब भी आप इंट्रा स्टेट बाय सेल करते हो ना, तो उस पर तुम नोट करना बिल पे क्या लगा हुआ होता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इसका मतलब ये होता है, वो बोलते हैं, आपने अक्षय कुमार का देखा होगा ना, एक तेरा एक मेरा, है ना? उसी तरीके से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है। अगर किसी चीज पर 18% का जीएसटी है तो 9% का तो सेंट्रल और 9% का ये, दोनों बराबर बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर किसी चीज पे 18 रुपए का जीएसटी आ रहा है तो 9 रुपए कौन रखेगी? सेंट्रल, और 9 रुपए कौन रखेगी? स्टेट। अभी इसके अंदर क्या, इससे मतलब नहीं है, तो जीएसटी में पढ़ेंगे। बट ये चीज की जो पावर है ये कहां से आ रही है? इस आर्टिकल से, आर्टिकल 246A1 से। ये पावर देती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को टू लेवी जीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब वहीं इंटर स्टेट सप्लाई पर टैक्स लगाती सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए इस आर्टिकल में लिखा गया एक्सक्लूसिव पावर टू, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, टू लेवी जीएसटी ऑन, किस पे लगाएगी? इंटर स्टेट सप्लाई, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लगे। तो 246A1 इंट्रा स्टेट सप्लाई पर टैक्स लगाने की पावर देता है सेंट्रल स्टेट दोनों को। 246A2 इंटर स्टेट सप्लाई पर टैक्स लगाने की पावर देता है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल को। तो अभी अपन इसको कॉन्क्लूड करते हैं कि जीएसटी की पावर कहां है? बोले पहले तो कहीं नहीं, कहीं नहीं थी। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का प्रस्ताव या कहे बिल लाया गया, जिसका नंबर था 126, और जब वो अप्रूव होके एक्ट बना तब उसका नंबर था 101। अब जब ये एक्ट बन गया तो गवर्नमेंट के पास में पावर आ गई कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते, और अमेंडमेंट करते हुए 2 नए आर्टिकल डाले गए जो पहले कभी थे ही नहीं, 246A1 और 246A2। 246A1 में इंट्रा स्टेट सप्लाई पर जीएसटी लगाने की पावर दी गई सेंट्रल एंड स्टेट को मिक्स्ड। 246A2 में इंटर स्टेट सप्लाई पर जीएसटी लगाने की पावर दी गई ओनली किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है ये बात सभी को? अभी अपन इसको नोट करते हैं, इससे पिछले वाला कर लो पहले जिसने नहीं करा, फिर अपन इसको करते हैं। यस ऋषभ, बिल्कुल ये कंपलसरी है, आधा आधा ही होगा, जितनी भी रेट है उसका आधा आधा ही होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी।
कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ने ज्यादा ले लिया एक ने कम ले लिया। नोटबुक आप पहले से ही फेयर बना लेना, ऐसा नहीं कि अभी रफ में करूं, क्योंकि ये बैच शुरुआत से ही पेस पर चलेगा। क्योंकि इस बैच में ऑलरेडी क्लोज है एडमिशन, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई आएगा फिर कवर करेगा। तो इसलिए आप फटाफट से जितना जल्दी सब कुछ करोगे आपके लिए अच्छा है, आपको आगे जाके टाइम ज़्यादा मिलेगा सेल्फ स्टडी का। कई बच्चे ऐसा करते हैं जो क्लास में भी करते हैं कि सर पहले तो मैं रफ में लिखूंगा फिर घर पे जाके फेयर में लिखूंगा। ऐसी कोई आदत ना डाले, क्योंकि थोड़े दिन बाद आपको कोई टाइम नहीं मिलना घर पे जाके करने का। दूसरी बात, अभी आप एमसीक्यू एग्जाम दे करके आए हो, अब आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने। डिस्क्रिप्टिव में लिखने की स्पीड बनानी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना कि फास्ट लिखना है। आपको ये होना चाहिए कि सबसे पहले मैंने लिखा, लेकिन ऐसा नहीं कि खुद को ही समझ नहीं आ रहा बाद में कि सर मेरे को भी नहीं पता चल रहा मैंने क्या लिखा। अभी कई बड़ी इंटर में प्रॉब्लम ये आती है कि कई बच्चों को आता था पेपर, बोले लेकिन सर पूरा ही नहीं हुआ। मैंने तो सुना कई बच्चों का फाउंडेशन में पेपर छूट गया। अब जिसका फाउंडेशन में छूट रहा है, सोच लो इंटर में क्या होगा। क्योंकि इंटर का तो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, बड़ा पेपर है। लाइन खींचने की आदत शुरुआत से स्केल से डाल लेना, और वही पेन यूज करना जो तुम एग्जाम में करोगे। अब कई बच्चे क्या पेन भी चेंज करते रहते हैं, इससे 5 मिनट का फर्क पड़ता है। कैसे? एग्जाम में तो कोई दूसरा ही पेन लेके जाएंगे, तो यार एग्जाम में जा रहे हैं बढ़िया महंगा पेन लेके जाएंगे, और यहाँ पे 2 रुपए वाला यूज करेंगे। तो अब उससे होता क्या है कि आपकी स्पीड मैच हो रखी है। आपने जैसे गाड़ी चलाई हो कभी, एक तो खुद की गाड़ी चलाओ, एक दोस्त की गाड़ी चलाओ, कौन सी वाली बढ़िया चलती? खुद की, क्योंकि रोज चलाते हैं, आदत पड़ चुकी है। तो इसको बोलते हैं मसल मेमोरी। मसल मेमोरी समझते हो आप? पहले दिन जब तुम घर से कोचिंग आए होंगे, जो पहले ही पहले दिन, तो तुम रास्ता सोचते हुए आए होंगे। अब आज सोचते हुए आते हो क्या? गाड़ी अपने आप ही मुड़ती है, चालू भी अपने आप होती है। गाड़ी चलाना जब सीख रहे थे तो गियर भी देख के लगाते थे किधर है ये रहा, लेकिन आज नहीं लगाते। तो आपकी मसल को याद हो गया ये, इसे मसल मेमोरी बोलते हैं। और ये जितनी बनाओगे उससे टाइम रिड्यूस होता है। तो ये अपने अंदर बैठा हो कुछ चीजें कि ये चीज मुझे बाद में ऐसी करनी है तो आज भी ऐसा ही करूँ। आज तो जैसे बोलने पे बोलेंगे सर अभी तो ऐसे ही कर रहा हूँ बाद में कर लूंगा, बट आदत पड़ चुकी है ना, वहां पर भी फटाफट फटाफट फिर वही होगा प्रेशर के अंदर। प्रेशर में कोई नई चीज नहीं हो पाती, तो कर रहे हो वही हो पाता है। तो नोटबुक्स आप ध्यान रखना, इस टैक्स की स्पेशली मोटी बनाना। आपको लगभग 300-400 पेज की तो बना ही लेना लगभग लगभग, क्योंकि इसमें हम नोट्स लिखेंगे भी और क्वेश्चन भी करेंगे, दोनों चीजें करनी है। एफए की भी मोटी बनानी पड़ेगी, कॉस्टिंग की भी। लॉ की छोटी भी चल जाएगी क्योंकि उसमें नोट्स यूज होते हैं और थोड़ा बहुत ही लिखा। ये हो गया सभी का। अब इसको लिखते हैं अपन।
लेवी का मतलब होता है चार्ज करना, लगाना। कॉन्करेंट पावर टू यूनियन, यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ जी, हो गया सभी का ये। स्पीड का पहले दिन ही मैंने बता दिया है, ध्यान रखना। स्पीड सही नहीं है तो आगे बहुत दिक्कत आएगी, तो इसलिए स्पीड बनानी है। राइटिंग किसी की सही नहीं है तो सुधार लेना भाई, क्योंकि अब राइटिंग भी काम आएगी। पहले तो एमसीक्यू से काम चल जाता था, अब वो भी नहीं चले। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अभी तक अपन ने देख लिया ये कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक पैटर्न होता है। जैसे अपन पढ़ रहे हैं टैक्स, टैक्स में तीन चीजें, इनकम टैक्स, जीएसटी और कस्टम। इनको पढ़ने से पहले ये तो देखे कि इसकी पावर कहाँ पे है। आज भारत देश के अंदर इससे रिलेटेड लॉ बने हुए, कानून बने हुए, बट ये कानून लगाने की पावर ही कहाँ से आई, तो हमने ये समझा। आज इनकम टैक्स हमें पता है उसकी पावर कहाँ से मिल रही है गवर्नमेंट को लगाने की। फिर हमने दूसरा देखा जीएसटी की पावर कहाँ है, और तीसरा कस्टम ड्यूटी की पावर कहाँ है। तो अपने को ये क्लियर हो चुका है कि इनकी पावर्स कहाँ कहाँ से आ। अब एक और सवाल आता है कि सर ये जो इनकम टैक्स है और ये जो जीएसटी है, इनके डिपार्टमेंट वगैरह होते होंगे, स्कूल होते हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? क्योंकि कुछ एंटिटीज या फिर कुछ, जैसे स्टॉक मार्केट को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? सेबी करता है। मॉनेटरी मार्केट को आरबीआई, या आप पढ़ के आए हो, तो इनका भी तो कुछ ऐसा होगा कि को भी कोई अथॉरिटी मैनेज करती हो। उसके बारे में अपन जानने जा। तो अगला क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स सिस्टम। इनको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? इसकी हेडिंग यही लिखेंगे आप। अब इसमें देखिए कौन कौन आता है। सबसे पहले जो आती है ना, सबसे ऊपर, वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है सबसे ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में दो डिपार्टमेंट आते हैं। एक का नाम है सीबीडीटी और एक का नाम है सीबीआईसी। सीबीडीटी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीआईसी का ओल्ड नेम भी लिख रहा हूं। इसका ओल्ड नेम था सीबीई। आई की जगह ई था पहले, उसको भी देखेंगे क्या था इसका मतलब। सीबीआईसी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। अब ये सीबीडीटी किस से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन देखती होगी? कौन से टैक्स का? इनकम टैक्स, जिसे हम डायरेक्ट टैक्स भी बोल सकते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन करती है।
तो ये सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर एंड सीबीआईसी स्टैंड्स फॉर से एमसीक्यू बनाया जा सकता है, और एमसीक्यू 2 नंबर के आते हैं यहाँ, 2 मार्क्स बड़े इजीली स्कोर। सीबीआईसी का पुराना नाम सीबीईसी था। देखो क्या हुआ कि जब जीएसटी आया उसके बाद में इसका नाम बदला गया। पुराना नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, तो होता था एक्साइज। एक्साइज ड्यूटी नामक एक टैक्स लगा करता था। एक्साइज ड्यूटी किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने पे लगती थी, बट आज के टाइम पे ये ड्यूटी नहीं है। लेकिन पुराना नाम पता होना चाहिए, क्योंकि कई जगह पुराना नाम भी आ जाता है। अगर तुम बीकॉम वगैरह की बुक में पढ़ोगे तो उसमें तो बहुत चांस है कि पुराना नाम आ जाए, क्योंकि बीकॉम में काफी पुरानी चीजें भी होती, अपडेट नहीं हो। अच्छा, अगर आप बीकॉम में सेकंड ईयर में जाएंगे तो वहां पर भी टैक्स आएगा। ठीक है, तो आप ये जो टैक्स पढ़ रहे हो वहां पर एज इट इज जाना है, कुछ भी नहीं करना। आपको ऐसा लगेगा ये कोई पेपर भी है क्या, जो आप क्लास में क्वेश्चंस करके जाओगे उससे भी आसान में। मतलब आपको तो ऐसा है कि बस वहां पर सीधा पेपर में पहुंचना है बिना कुछ पढ़। यहाँ आप उससे हायर लेवल का टैक्स पढ़, बहुत ही आसान होगा। सेमेस्टर वगैरह तो क्या ही पेपर। कई बच्चे ऐसे होता है, सर मैं तो आधे घंटे में करके आ गया। आपके साथ भी ऐसा ही होना है। बड़ा आसान आसान सा होता है, कुछ भी हार्ड नहीं होता। तो सेमेस्टर का कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। तो आगे जाकर के तुम सेकंड ईयर फाइनल ईयर पढ़ोगे बीकॉम में, वो भी इंटर में ही हो। तो बीकॉम की सारी पढ़ाई इंटर के अंदर है। बीकॉम सारा तुम्हारा इंटर में ही होगी, उसकी कोई टेंशन नहीं। और सीधा एग्जाम देने जाना है, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा अब तो। फर्स्ट ईयर में तो फिर भी अकाउंट्स थोड़ी सी पढ़नी पड़ी, अब तो वो भी नहीं है। पूरा का पूरा सिलेबस इसके अंदर ही। अच्छा, अब कुछ जनरल बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को पुलिस ने पकड़ा इलीगल एक्टिविटी। मान लो एक जना ड्रग सेल कर रहा, पकड़ लिया स्मगलिंग कर रहा, तो बात यह कि उसको टैक्स देना या टैक्स देना, तो क्या देना? मारेंगे वो अलग से, मारेंगे तो ठीक है, पुलिस में पकड़ के ले। आंसर इज यस, टैक्स देना। क्या सर, कैसी बात? ड्रग्स बेच रहा है, ड्रग्स बेचा तो सर इनकम गलत है ना। बोले इनकम टैक्स को कुछ सही गलत, मतलब ये आदमी कल इसकी सुपारी भी दे देना, कल तेरे को सुपारी के पैसे मिले ना, फिर भी टैक्स ले सकते। मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इनकम टैक्स में लीगल इलीगल कुछ नहीं होता। बोले लीगल इलीगल का काम है पुलिस का, गलत कर रहा है पकड़ के जेल में डालो। अच्छा, मान लो कि फिर तो एक जो काला धन होता है, ब्लैक मनी, कई नेता लोग कमाते हैं, तो ऐसे ही तो कमाते हो, सही काम से थोड़ी ना कमाए हुए होते हैं। रिश्वत ली हुई होती, गलत है। फिर तो तुम बोल दो रिश्वत पे भी नहीं लेना चाहिए, बस अंदर डाल दो। फिर तो ऐसे हर कोई ब्लैक मनी रख लेगा, बोलेगा ज्यादा से ज्यादा क्या हो, थोड़े दिन अंदर डालेंगे, बेल पे बाहर आ जाएंगे काम। नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स चैप्टर के अंदर ही, ये जो ब्लैक मनी पे लगता है 78%, 78% टैक्स, 2% पेनल्टी। तो अगर आपने 1 लाख का ब्लैक मनी, तो आपको 1,78,000, 78,000 टैक्स के ना, फिर पेन। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और भी बहुत दूसरे डिपार्टमेंट आएंगे, ईडी आएगा, एंटी करप्शन ब्यूरो आएगा, वो अलग से है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जितना कमाया उतना ही देना पड़ रहा है, तो फिर तो कोई भी कर ले, बोले यार ज्यादा से ज्यादा क्या है, 70-80 तो ले जाएंगे। ऐसा नहीं है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें। अच्छा, जो टैक्स है वो पूरा तुम यहाँ नहीं पढ़ने वाले इंटर में। इंटर और फाइनल मिला करके आप टैक्स पढ़ोगे। तो टैक्स एक लॉ है, जैसे कंपनी लॉ पढ़ोगे, कंपनी लॉ भी ऐसा है, इंटर में ही पढ़ोगे फाइनल में ही। अब दोनों लेवल मिला के कंप्लीट हो। लेकिन कुछ लॉ जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, फाउंडेशन में पढ़ा, अब इंटर में फिर पढ़ोगे, या फाउंडेशन में पूरा पढ़ लिया गया, बात बचा हुआ यहाँ पढ़ोगे। तो इसी तरीके से इनकम टैक्स जो आप यहाँ पढ़ोगे ना, उसका बचा हुआ आगे का आप फाइनल में जाकर के, ऐसे बटा हुआ ये एक ही लॉ है, और ये भी इतना बड़ा लॉ है। कुछ जनरल बातें करते हैं, तो आप हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट जनरल नोट्स। जनरल जानकारी की बातें हैं इसके अंदर। और जो अभी अभी अपन ने बात करी उसका एक नोट बना देते हैं, टैक्स विल बी पेएबल, पहला नोट लिखिए इसमें। ऐसी कुछ जनरल बातें भी मैं बताऊंगा आपको साथ साथ इस चैप्टर के अंदर। टैक्स विल बी पेएबल वेदर इनकम इज लीगल और इलीगल, फर्क नहीं पड़ता इनकम लीगल है या इलीगल, टैक्स विल बी पेएबल
वेदर इनकम इज लीगल और इलीगल। टैक्स विल बी पेएबल वेदर इनकम इज लीगल और लीगल इलीगल से इनकम टैक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता टैक्स देना। अब एक और बात करते हैं। अभी मेरे मन में आया कि यार अपनी शेविंग बढ़ गई है, तो मैंने खुद की ही शेविंग बना दी, खुद ही, और मेरे राइट हैंड से बनवाई मैंने, बोला चल भाई शेविंग बना। अब मुझे वो शेविंग पसंद आई कि यार बहुत बढ़िया। मेरे लेफ्ट हैंड ने बोला कि ये लो 1,000 रुपये रखो, और ये लेके मैंने, और मैं इनकम टैक्स की रिटर्न भरते टाइम बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे 50 बार शेविंग बना दी खुद की। तो इनकम फ्रॉम शेविंग 50,000, कहाँ से कमाई? लेफ्ट हैंड ने दी। मतलब सवाल ये आता है, क्या कोई खुद से ही इनकम, क्या कोई खुद से ही इनकम अर्न कर? आंसर इज, खुद से कोई नहीं कमा। कोई यूं नहीं बोल सकता कि मैंने खुद से ही कमाई है, कि मैंने ये था मैंने खुद को ही दे दिए। जो तो होता ना कि मैं खुद की फेवरेट हूं, तो यहां पर ऐसा नहीं चलेगा। सेल्फ ट्रीट, खुद की फेवरेट, बोले ऐसा कुछ नहीं है यहां पर। इनकम हमेशा दूसरे पर्सन से ही कमाई जा सकती, खुद से कभी कोई इनकम नहीं कमा सकता। तो नोट नंबर 2, नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ। लड़कियों को बुरा लगे तो हर सेल्फ भी लिख सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ और हर सेल्फ। कोई भी खुद से इनकम नहीं कमा सकता। अभी और भी इसमें चीजें हैं बहुत सारी, क्योंकि अभी तो आज तो टाइम हो गया, और अभी मैं 2-3 दिन तो कम ही पढ़ाऊंगा, फिर अपन नॉर्मल पेस में पढ़ेंगे। अभी देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा। आज अपन ने पढ़ा यहां से कि सर एक प्रॉब्लम थी कि लॉ कौन बनाएगा, तो इसके कंफ्यूजन के लिए आर्टिकल 246 बनाया गया। फिर 3 लिस्ट बनाई गई, यूनियन, स्टेट और कौन। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स की पावर है, 83 में कस्टम ड्यूटी। लेकिन ये 82 में एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ दिया, तो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर कहां पर है? स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर। अब हम जो लॉ पढ़ेंगे ना इनकम टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पढ़ेंगे, और उसमें कभी एग्रीकल्चर इनकम आ गई तो गवर्नमेंट के पास तो पावर ही नहीं है। तो अभी आप आगे जाकर के देखोगे कि हम ये पढ़ेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर इनकम, तो अगर कोई किसान इनकम कमाता है, टैक्स ही नहीं। तो मैं आपको एक बात सिखाऊंगा जो सीक्रेट रखनी, कि कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाया जाता है एग्रीकल्चर। अगर आप किसान बन रहे हैं, आप देखते हो ये बड़े बढ़िया बढ़िया यूट्यूबर आजकल की वाला काम, फ्लाइंग बीस्ट को देख लो, तो ये हम कर, क्यों कर रहे हैं ऐसे लोग? बोले वो जो भी इनकम आएगी वो किधर बताएंगे? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है ही नहीं। और भी बहुत सारे तरीके कैसे होता है, वो पूरा प्लान होता है। तो ये एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ही नहीं लगता, एग्जम्प्ट है। मुझे सर 1 करोड़ कमा लिया तो भी नहीं लगता। मतलब अगर किसी किसान ने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, तो टैक्स, टैक्स ही नहीं। और वही तुम सैलरीड क्लास रह के 1 करोड़ कमा लोगे ना, तो लगभग 40 लाख टैक्स में जाए। अब ये टैक्स निकालना इसी चैप्टर में सीख जाओगे तुम, बेसिक्स में सिखा दूंगा। अच्छा एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, ये जो सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं इसमें क्या मेन है, इनकम निकालना या टैक्स निकालना? टैक्स निकालना तो बेसिक्स में हो जाएगा, इस चैप्टर के बाद कोर्स खत्म, बस इनकम टैक्स तो खत्म। बेसिक्स में ही सिखा दूंगा टैक्स निकालना, तो अभी 5-7 दिन बाद तुम अपने मम्मी पापा से इनकम पूछना और उनका टैक्स निकाल के बता देना, बोले मेरा तो सिलेबस ही हो गया रिजल्ट आने से पहले। इनकम निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में क्यों। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा कि सर जीएसटी की पावर तो कहीं मिली नहीं, तो जीएसटी की पावर के लिए बनाया गया फिर नया आर्टिकल डालना था। नया आर्टिकल कैसे डाले? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए 122nd बिल लाए, अप्रूव होने पर ये 101 अमेंडमेंट एक्ट बना। फिर इसके थ्रू 246A1 एंड 246A2 दो आर्टिकल डाले गए। 246A1 कॉन्करेंट पावर, मतलब मिक्स पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी लगाने की इंट्रा स्टेट सप्लाई। वहीं 246A2 एक्सक्लूसिव पावर देता है, देखो यहाँ पे लिखा कॉन्करेंट, इधर लिखा है एक्सक्लूसिव। इसको देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी लगाने की, किस पर? इंटर स्टेट सप्लाई।
इंट्रा और इंटर में क्या फर्क है? जब बायर सेलर सेम स्टेट में हो तो इंट्रा स्टेट सप्लाई, अलग अलग स्टेट में हो तो इंटर स्टेट सप्लाई। इसके बाद में हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन कि कौन देखता है इनको। तो ये जो टैक्स का पैसा होता है एंड में तो कहाँ जाता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, वही तो बजट बनाते हैं फिर। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डायरेक्टली इनसे पैसा नहीं लेती, इनके अंडर में आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये सारा पैसा कलेक्ट करके पहुंचाता है। और ये कहाँ से लाता है? फिर इधर से, दोनों से इकट्ठा करा, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ गया। इसके पास और भी जगहों से पैसा आता है, जैसे आपने मान लो रेड लाइट तोड़, फाइन भर दिया, पैसा भी यहाँ पहुंचे, जैसे जितने भी फाइन पेनल्टीज है सब कुछ यहाँ पहुंचे, फिर इससे बजट बनता है और ये सारे इंफ्रा वगैरह। क्लियर है सभी को ये सारी बातें? चलिए इससे आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज